हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ग्राफर के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 6 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर दूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू चेंज द पैरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन बैग एंड ट्यूबिंग। तो जो पीएन बैग है जिसके अंदर पैरेंटल न्यूट्रिशन जो कि सीधा वेन के अंदर दिया जाता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसका बैग चेंज करने की बात हो रही है। द क्लाइंट सेंट्रल वीनस लाइन इज लोकेटेड इन द राइट सबक्लेवियन वेन। जो सीवीपी लाइन है या सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजरिंग लाइन जो है वो कहाँ पर है? राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर है। तो नर्स क्या बोलेगी पेशेंट को करने के लिए? द एसेंशियल एक्शन विच ड्यूरिंग द ट्यूबिंग चेंज। ट्यूब चेंज करने के समय पे पेशेंट को क्या जो है ब्रीथिंग पैटर्न रखना है? पहला ऑप्शन है ब्रीथ नॉर्मली, दूसरा ऑप्शन है टर्न द हेड टू द राइट। अब देखिए राइट में ही सबक्लेवियन वेन लोकेटेड, राइट वेन के अंदर ही ये लगा हुआ है और राइट में ही हेड टर्न करने को कहेगी। तीसरा एक्सेल स्लोली एंड इवनली, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। और या फिर टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड बेयर डाउन। सांस को अंदर खींचना है, गहरी सांस लेनी है, उसको रोक के रखना है और वैसा ही रखना है। तो ये बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पढ़ लिया? तो सीधा सीधा है कि जो बैग है पैरेंटल बैग उसको चेंज करना है, उसकी ट्यूबिंग को चेंज करना है। अब यहाँ पर देखो जो ट्यूबिंग के समय चेंज करते समय ऐसा क्यों बोलना है पेशेंट को कि कौन सा एक्शन लेना है? तो आप सारे एक्शन देख रहे हैं कि कहीं ना कुछ वो प्रिवेंशन के लिए ही एक तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। अब जब बैग चेंज करते हैं तो उस समय पे एयर एम्बोलिज्म का खतरा रहता है। सीधा ग्रेट वेन के अंदर है, सबक्लेवियन वेन के अंदर जो कि डायरेक्ट वीना कावा में जाएगी आगे, तो वहाँ पर एयर एम्बोलिज्म ना बन जाए ट्यूबिंग चेंज के दौरान, उसमें एयर ना एंटर कर जाए, इसलिए यहाँ पर मेजर लिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर चला जाएगा। ये रही सबक्लेवियन वेन के अंदर में और राइट साइड में ही है ये सीवीपी लाइन। ठीक है, ये सीवीपी लाइन है, इसके इस तरफ यहाँ पर पोर्ट्स होंगे कुछ और यहाँ पर पैरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। जब आरटी वगैरह से या और किसी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं दे सकते तब पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। बैग्स आते हैं प्रॉपर प्रिपेयर्ड, उनके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज और अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशंस होते हैं, उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो वो चेंज करते समय पेशेंट को बोलना है कि आपको वेलसेल्वा मैन्यूवर के अंदर जो है रहना है। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द क्लाइंट शुड बी आस्क्ड, आंसर समझ आ गया ना? ऑप्शन इसका जाएगा 4th। एक्सेल स्लोली एंड इवनली, इससे कुछ नहीं होने वाला। टर्न द हेड टू द राइट, उसी राइट साइड में मूव करने से तो क्या होगा? मूव करो तो लेफ्ट में करो। ब्रीथ नॉर्मली से तो एम्बोलिज्म प्रिवेंट होगा ही नहीं। अब बोल रहा है द क्लाइंट शुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म द वेलसेल्वा मैन्यूवर। वेलसेल्वा मैन्यूवर क्या है? यही चीज़ है, गहरी सांस लेना और उसको रोक करके रखना। दिस हेल्प्स अवॉइड एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग ट्यूबिंग चेंज। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एयर एम्बोलिज्म को ये प्रिवेंट करता है। द नर्स आस्क्स द क्लाइंट टू टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड बेयर डाउन। इफ द आईवी लाइन इज ऑन द राइट, द क्लाइंट टर्न्स हिज और हेड टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो सबक्लेवियन वेन जो थी राइट यूज़ की गई है, तो यहाँ पे जो हेड टर्न होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। दिस पोजिशन इंक्रीजेज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इससे क्या होता है? इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म है वो नहीं हो पाता। ठीक है, अगला बोल रहा है ब्रीथिंग नॉर्मली एंड एक्सेलिंग स्लोली एंड इवनली आर इनअप्रोप्रिएट एंड कुड इनहेंस द पोटेंशियल फॉर एन एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग द ट्यूबिंग चेंज। अब आपको याद रखना है कि ट्यूबिंग चेंज के दौरान एयर एम्बोलिज्म हो सकता है और उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर वेलसेल्वा मैन्यूवर जो है बताया गया है। वेलसेल्वा मैन्यूवर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नर्स इज इंसर्टिंग आईवी लाइन। आईवी लाइन एक डाली जा रही है, यानी कि कैनला डाला जा रहा है, पेरिफेरल लाइन जिसको बोलते हैं वो डाली जा रही है यहाँ पर इनटू अ क्लाइंट्स वेन आफ्टर द इनिशियल स्टिक। यानी कि जैसे आपने जो कैनला है उसको स्टिक किया अंदर, स्टिक का मतलब की है इंसर्ट किया, द नर्स वुड कंटिन्यू टू एडवांस द कैथेटर इन विच सिचुएशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि वेन के अंदर उसको आपने डाल दिया है, वेन के अंदर गया है या नहीं गया वो तो चलो बाद की बात है, आपने उसको स्किन के अंदर डाला है सीधा, तो किस कंडीशन के अंदर जो कैथेटर है, जो कैनला है, उसको आगे आप बढ़ाते जाएंगे? पहला ऑप्शन है द कैथेटर एडवांसेज इजीली, कैथेटर इजीली अंदर जा रहा है तो उसको बढ़ा देंगे। वेन इज डिस्टेंडेड अंडर द नीडल, जो वेन है वो फैल गई है नीडल के नीचे से। द क्लाइंट डज नॉट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, क्लाइंट कोई पेन वगैरह की कंप्लेन नहीं कर रहा है। या फिर ब्लड रिटर्न शोज इन द बैक फ्लैश चेंबर ऑफ द कैथेटर। एक देखो तरीका होता है, ये क्वेश्चन तो चलो चल रहा है, इसके साथ साथ एक और बात बोलता हूँ। जब कई तरीके होते हैं ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करने के, उनमें से एक तरीका ऐसा भी आता है, चाहे इसका एग्जांपल आप लास्ट क्वेश्चन के थ्रू देख लो, चाहे इसके थ्रू देख लो, जिस ऑप्शन के अंदर ना सबसे ज़्यादा डिटेल्स दी होती है ना वो भी आंसर बनता है।
हर बार नहीं बनता है लेकिन बनता है। जैसे इसके अंदर आपने देखा, बाकी सब में सिंपल सिंपल चीज़ दे रखी थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिटेल दी हुई थी ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, है ना। ऑप्शन 4 के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्स थी। अब इधर भी देखते हैं सीधा सीधा। ये तो आपको पता है कि आप कैथेटर को आगे कब, उसको कैनला को कब आगे अंदर पुश करेंगे, जब आपको ब्लड फ्लैश इसमें दिखेगा, यानी कि चेंबर के अंदर ब्लड आपको आना दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा था तो भी ये एक ऑप्शन बन गया। ये नहीं कह रहा मैं हर बार ये सही होता है इस तरीके से, लेकिन मोस्ट डिटेल भी आंसर बनता है। ब्लड रिटर्न शोज इन द बैक फ्लैश चेंबर ऑफ द कैथेटर। ये देखो, ये इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपने कैनला इंसर्ट किया, वेन के अंदर जा रहा है, थोड़ा सा ये जो चेंबर है, इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो चेंबर दिख रहा है, इसके अंदर आपको ब्लड शो हुआ, तो इसका मतलब आपका जो कैनला है वो सही पोजीशन में जा रहा है। और उसको फिर क्या करना है, आपको जो स्टिलेट है इसको धीरे धीरे करके बाहर निकालते जाएंगे, और जो ये प्लास्टिक वाला या एक ट्यूबिंग वाला जो पार्ट है ये उसको वहीं रखेंगे, या थोड़ा सा अंदर पुश करते हुए कैनला को वहाँ पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आईवी कैनला जो है इंसर्ट किया जाता है। द आईवी कैथेटर हैज़ एंटर्ड द ल्यूमन ऑफ द वेन सक्सेसफुली व्हेन ब्लड फ्लैश shows in the IV catheter. The vein should have been distended by the tourniquet before the vein puncture was cannulated. हम पहले हाथ को प्रेस करके रखते हैं या उस पर टॉर्निकेट बांधते हैं, वो किस लिए बांधते हैं, ताकि वेन जो है फूल जाए, उसके अंदर ब्लड जमा होके वेन अच्छे से उभर के हमें दिखनी शुरू हो जाए, तो वो डिस्टेंशन होता है। एंड इफ फर्दर डिस्टेंशन ऑकर्स आफ्टर वेनी पंक्चर दिस कुड मीन द नीडल वेंट थ्रू द वेन। अगर कैनला डालने के बाद में अगर वेन और डिस्टेंडेड हो रही है तो इसका मतलब है कि जो आपका कैनला है वो नीडल उसकी जो है वेन के आर पार चली गई है, एंड इनटू द टिश्यू, देयरफॉर द कैथेटर शुड नॉट बी एडवांस्ड। क्लाइंट डिस्कम्फर्ट वेरीज विद द क्लाइंट, द साइट एंड द नर्सेज इंसर्शन टेक्निक एंड इज नॉट ए रिलायबल मेजर ऑफ कैथेटर प्लेसमेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेशेंट अगर पेन शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कैथेटर चला ही गया, वो अलग अलग तरीके से होता है। पेन कई बार हो रहा होता है तब भी नहीं दिखाता, या किसी की टेक्निक ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, किसी की नहीं होती है, अलग अलग चीज़ें। द नर्स शुड नॉट एडवांस द कैथेटर अंटिल प्लेसमेंट इन द वेन इज वेरीफाइड बाय ब्लड रिटर्न। अ ब्लड रिटर्न इज एक्सपेक्टेड इफ द कैथेटर इज इन अ वेन। बात का सार यही है कि अगर कैथेटर वेन के अंदर है तो आपको ब्लड दिखाई देगा, अदरवाइज कोई ब्लड आपको दिखाई नहीं देने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लाइंट इन्वॉल्व इन अ मोटर व्हीकल क्रैश, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की यहाँ पर क्वेश्चन आया है, प्रेजेंट्स टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग। द क्लाइंट इज सीवियरली हाइपोटेंसिव एंड अनरिस्पॉन्सिव। जीसीएस उसका बहुत पुअर है और साथ में वो हाइपोटेंसिव है, बीपी उसका काफ़ी लो है। द नर्स एंटिसिपेट दैट विच आईवी सोल्यूशन विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट के लिए कौन सा जो आईवी सोल्यूशन है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। 5% डेक्सट्रोज RL, 1/3 नॉर्मल सलाइन, हाफ नॉर्मल सलाइन या 1/4 नॉर्मल सलाइन। इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन जाएगा। आपको दो चीज़ें दी गई हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसको इंजरी हुई है, बीपी डाउन जा रहा है, तो फ्लूइड तो देना पड़ेगा। कौन सा देना पड़ेगा, जो उसके बीपी को इंक्रीज करे। ठीक है, और अब आपको इसमें ना हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली जो चीज़ें हैं उनको याद यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा है, इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट, 5% डेक्सट्रोज इन लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा देना है। अब देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया था जैसे कि गोल ऑफ थेरेपी इज टू एक्सपेंड द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम उसको यहाँ पर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम है ब्लड लॉस की वजह से और जिससे बीपी कम हो रहा है। अब क्योंकि हमें तुरंत से इसको ठीक करना है तो 5% जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सीधा बीपी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सीधा सा है। 0.9% जो है उसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो हमारे जो नॉर्मल एनएस आता है वो इतना ही आता है। अब इससे ज़्यादा है, अब देखो 5 तो 0.9 से ज़्यादा है, तो सीधा सीधा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर ये बन गया। और बाकी सारे सॉल्यूशन आप देख सकते हो, 0.33 भी कम है, 0.45, 0.25, ये सारे क्या हैं, हाइपोटोनिक हैं, यानी कि इनकी टोनिसिटी कम है। अब ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक से क्या मीनिंग है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जितने भी रहेंगे ना, वो अगर वेन के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर को वेन के अंदर बुलाएंगे। सीधा सीधा इतना याद रखो, वाटर को वेन के अंदर बुलाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो वेन्स है उनके अंदर ब्लड बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे बीपी डायरेक्टली बढ़ जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, वो अगर जाएंगे तो वाटर लूज करवाएंगे, तो जो वेन्स के अंदर वाटर है वो बाहर और चला जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना, यहाँ पर हमें क्या देना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना है।
आगे पढ़ लेते हैं। द 5% डेक्स्ट्रोजन हाइपरटोनिक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सोल्यूशन वुड इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड इमीडिएटली रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड वॉल्यूम अंटिल अ ट्रांसफ्यूजन कुड बी एडमिनिस्टर्ड। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पहले भी है यहाँ पर, तब तक तो कम से कम वॉल्यूम को रिस्टोर करेगा और इससे बीपी बढ़ जाएगा। सोल्यूशन जो रिमेनिंग ऑप्शन में वो क्यों नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो सारे हाइपोटोनिक हैं और बढ़ाने की जगह वो फ्लूइड को क्या करेंगे, सेल्स के अंदर पहुंचा देंगे, जिससे कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और बीपी और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें फटाफट से बीपी बढ़ाना है तो हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना है। कौन सा? हाइपर। ये भी एक क्वेश्चन हुआ, समझने वाला क्वेश्चन है। जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं फंडामेंटल, उनके अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब है ना। एक एक करके फिर से क्वेश्चन आया। द नर्स प्रोवाइड्स, एक सेकेंड, द नर्स प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट बीइंग डिस्चार्ज टू होम विद अ पिक लाइन। पिक लाइन कौन सी होती है? पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। पिक लाइन के साथ में पेशेंट को घर पे डिस्चार्ज किया जा रहा है। ठीक है। द नर्स डिटरमिन्स दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर इंस्ट्रक्शन इफ द क्लाइंट मेड विच स्टेटमेंट। फर्दर इंस्ट्रक्शन जब भी आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को चीज़ समझ में नहीं आई है, पहली बात तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने क्या स्टेटमेंट दी? आई नीड टू वियर अ मेडिकल टैग और ब्रेसलेट। मुझे ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा। उसको डिस्चार्ज के समय सारी बातें समझा दी और उसके बाद उसने अगर इसमें से कौन सी लाइन बोली तो हमें पता लगेगा कि हमें उसे और समझाना पड़ेगा। आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट माई एक्टिविटी वाइल दिस कैथेटर इज इन प्लेस। ये पिक लाइन लगी हुई है तो मुझे अपनी एक्टिविटी को रोक के रखना पड़ेगा। आई नीड टू कीप द इंसर्शन साइड प्रोटेक्टेड व्हेन इन शावर और बाथ। मुझे नहाते समय ये जो पिक लाइन है इसको कवर करके रखना पड़ेगा। आई नीड टू चेक द मार्किंग ऑन द कैथेटर ईच टाइम द ड्रेसिंग इज चेंज्ड। तो मुझे ये जो कैथेटर के ऊपर ड्रेसिंग है इसको हर बार चेक करना पड़ेगा जब भी ड्रेसिंग चेंज हुई है, मार्किंग्स को चेक करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर रही है नर्स, और उस समय डॉक्टर ने बताया डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज के समय पेशेंट को हमें एजुकेशन देके भेजना होता है घर पे कि इस लाइन का ध्यान कैसे रखना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ब्रेसलेट का आप चीज़ समझ लो कि ब्रेसलेट पे क्या लिखा रहेगा कि ये पिक लाइन इसको प्रेजेंट है और इतनी इतनी जो भी चीज़ है कब से प्रेजेंट है वो डिटेल इस पर लिखी रहेगी। ये इसको पहन के रखना है, हाँ ज़रूरी है पहन के रखना। रिस्ट्रिक्ट माई एक्टिविटी, अब ये रिस्ट्रिक्ट का मतलब तो रोक देना है। अब एक्टिविटी तो नहीं रुकेगी, डिस्चार्ज हो रहा है तो घर पे तो एक हाथ में डला हुआ मान लो पिक लाइन, तो पूरी एक्टिविटी क्यों रोकेगा वो। आई नीड टू कीप द इंसर्शन साइड प्रोटेक्टेड, हाँ ये बात ठीक है क्योंकि उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो ये चीज़ उसको रखनी पड़ेगी। दूसरा है आई नीड टू चेक द मार्किंग ऑन द कैथेटर ईच टाइम द ड्रेसिंग इज चेंज्ड। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ पहले पिक लाइन की, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। हालांकि मार्किंग्स, अब ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि ऑप्शन सही है लेकिन आंसर नहीं है, इनमें से कोई भी आंसर होएगा सेकंड इसका। अब देखो ये चौथा वाला क्या कह रहा है कि मार्किंग को चेक करना है जब भी ड्रेसिंग चेंज करें। मार्किंग क्यों चेक करेंगे? ताकि हमें पता लगता रहे कि ये लाइन बाहर तो नहीं आ रही है या अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हो रही है ना, इस चीज़ के लिए। पहले फोटो देख लो, ये रिपिक लाइन, ये आपका कैथेटर हो गया, इस तरीके से होता है ये यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ पर इंसर्ट करते हैं? ये पेरिफेरली इंसर्टेड, यानी कि पेरिफेरली में से, पेरिफेरी हाथ वगैरह के अंदर से ही डाला गया है इसको, यहाँ से जा करके और ये सुपीरियर वेना के थ्रू पहुँच जाता है यहाँ पर, है ना। पेरिफेरल से इंसर्ट किया और सेंटर में पहुंच गया, इसलिए इसको पिक लाइन बोलते हैं, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। अब ये देख लो, ये यहाँ पे एक पर्सन के हैंड में डला हुआ है। कैनला से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा यहाँ पर, लेकिन ये पूरा आपको पता लग रहा है अंदर जा रही है लाइन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर और आप देख सकते हैं पिक लाइन को यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट माई एक्टिविटी वाइल दिस कैथेटर इज इन प्लेस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी देख लेते हैं। द क्लाइंट शुड बी टॉट दैट ओनली माइनर एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई विद दिस टाइप ऑफ कैथेटर। अब वही एक्टिविटी मतलब नहीं करनी जहाँ पे ये डायरेक्ट ये लाइन ना खिंच जाए। मेन तो यही है ना, एक तो इसमें लाइन में इन्फेक्शन ना हो, एक ये बाहर ना आ जाए। दो ही तो चीज़ों का ध्यान रखना है, तीसरी चीज़ जो छोटी मोटी है वो देखना ही है। खैर, द क्लाइंट शुड कैरी और वियर अ मेडिकल आइडेंटिफिकेशन एंड शुड प्रोटेक्ट द साइट ड्यूरिंग बाथिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एक तो उसको आइडेंटिफिकेशन पहन के रखना पड़ेगा जिसमें लिखा रहे कि हाँ भाई ये पिक लाइन है। इसके अलावा बाथिंग के टाइम पे इन्फेक्शन से बचना होगा। द क्लाइंट शुड चेक द मार्किंग्स ऑन द कैथेटर ड्यूरिंग ईच ड्रेसिंग चेंज टू असेस फॉर कैथेटर माइग्रेशन और डिसलॉजमेंट। बाहर तो नहीं आ गया या पूरी तरीके से आउट तो नहीं हो गया, तो ये यहाँ पर मार्किंग्स को चेक करता रहेगा। इसमें बना होता होगा मार्किंग, उसको चेक करता रहेगा, है ना। इजी क्वेश्चन है ये भी, इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। अब पिक लाइन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वो देख लेते हैं।
A peripherally inserted central catheter is a thin, flexible tube that's inserted into a vein in the upper arm and threaded into a large vein near the heart. हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है आर्म के थ्रू. क्या क्या कर सकते हैं इससे? IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं. इसके अलावा दवाइयाँ दे सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई कर सकते हैं जिससे कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस किए जा सकें. पिक काफ़ी दिनों तक यानी कि काफ़ी हफ्तों और महीनों तक भी रह सकती है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ की जा सकती है. ये सेंट्रल वीनस कैथेटर यानी कि CVP लाइन का ऑल्टरनेटिव भी बनती है एंड इज़ ऑफन प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, यानी कि सस्ती पड़ती है, कम रिस्क है इसके अंदर और बेड साइड पर भी इसको किया जा सकता है. द पिक लाइन प्रोसीजर इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और एट द पेशेंट्स बेड साइड. इसमें क्या होता है, एक टॉर्निकेट बांधेंगे आर्म और शोल्डर के अंदर और अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू उसके नीडल को गाइड कर देंगे वहाँ पर. एरिया को क्लीन करेंगे वेयर द नीडल इंसर्टेड, इंजेक्टिंग एंड नंबिंग मेडिकेशन, यानी कि लोकल वगैरह के अंदर इसको कर दिया जाता है. रिस्क क्या है इसके साथ साथ? ब्लीडिंग हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट क्योंकि हार्ट की तरफ से जा रही है वो, डैमेज टू वेन्स इन द आर्म, ब्लड क्लॉट, इन्फेक्शन, ए ब्लॉक्ड और ब्रोकन पिक लाइन. तो पिक लाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मैंने बेसिक यहाँ पर बता दी हैं. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं. एक बार समझने के बाद में दोबारा से इस पर टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं फटाफट. द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट्स पेरिफेरल IV साइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ वैंकोमाइसिन इन्फ्यूजन. वैंकोमाइसिन इन्फ्यूजन दे दिया उसको पेरिफेरल लाइन से और फिर नर्स क्या देख रही है कि वहाँ पर एरिया क्या है, रेड है, वार्म है, पेनफुल है एंड स्लाइटली एडिमेटस है. प्रोक्सिमल टू द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द IV कैथेटर. IV कैथेटर से प्रोक्सिमल के ऊपर जो है जस्ट जहाँ पे IV कैथेटर इंसर्ट है उसके इंसर्शन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं. एट दिस टाइम विच एक्शन बाय द नर्स इज बेस्ट? चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड रिटर्न, ब्लड वापस आ रहा है यानी उसमें से खींच के देखना, IV साइट को हटाना और दूसरी जगह पे लगाना, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द IV साइट. इस चीज़ को रिपोर्ट में लिख लेना और फिर आगे भी मॉनिटर करते रहना, या फिर HCP को बुलाना यानी कि डॉक्टर को बुलाना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड रिक्वेस्ट दैट द वैंकोमाइसिन बी गिवन ओरली. डॉक्टर को बुला के बोलना कि ये वैंकोमाइसिन जो है इसका तो ओरल टैबलेट्स कर दो इंजेक्शन की जगह. इसका आंसर ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका? कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे. फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, उन चीज़ों की बात हो रही है. रेड है, वार्म है, पेनफुल है, एक तरीके से इन्फेक्शन के सारे साइन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, या फिर इन्फ्लामेशन के साइन दिख रहे हैं आपको, कैलोर, डोलोर, वो सारे है ना. तो और एडिमा भी दिख रहा है यहाँ पर, सूजन भी दिखाई दे रही है. तो इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा कैनला को रिमूव करेंगे. रिमूव द IV साइट एंड रीस्टार्ट एट अनदर साइट. वो साइड खराब हो गई है, अब उसको रिमूव करना पड़ेगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे. फ्लेबाइटिस हो गया यहाँ पर. फ्लेबाइटिस का मतलब क्या है कि वेन के अंदर इन्फ्लामेशन. एट IV साइट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय क्लाइंट डिस्कम्फर्ट एट द साइट एंड बाय रेडनेस, warmth and swelling proximal to the catheter. If phlebitis occurs, the nurse should remove the IV line and insert a new IV line at a different site in a vein other than the one that has developed phlebitis. Same vein में नहीं डाल देना, कहीं थोड़ा सा ऊपर करके डाल दो कि ऊपर की वेन और ठीक है तो वहाँ पे डाल दें. Checking for presence of blood return should be done before the administration of vancomycin because this medication is a vesicant. ये बोल रहे हैं कि जो ब्लड रिटर्न है वो आपको मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले करना था, अभी इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है. डॉक्यूमेंट करने से फाइंडिंग में कुछ नहीं होगा और डॉक्टर को बुलाने से भी अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है यानी कि अभी उसको जो पेन हो रहा है और जो वार्म है साइट वो ठीक नहीं होने वाले इससे, तो उनको करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहा है, द HCP शुड बी नोटिफाइड ऑफ द कॉम्प्लिकेशन विद द IV साइट बट नॉट आस्क फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ओरल वैंकोमाइसिन. हालांकि हम बता सकते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं कि इसको अभी बंद कर दीजिए, है ना. पहले जो मेन प्रॉब्लम है उसको तो हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा. ठीक है, एक ये वेसिकेंट जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, ऐसी मेडिकेशन जो वेन्स को इरिटेट करती है वो वेसिकेंट मान ली जाती है. ठीक है, जो डिस्कम्फर्ट कॉज करें या फिर वेन को ख़राब करें उनको वेसिकेंट बोल दिया है. इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा. अब इसके अंदर देख लो, ये जो IV साइट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आती है उनमें से कुछ एक है. इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? फ्लूइड अगर लीक हो रहा है वेन से इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर तो उसको इन्फिल्ट्रेशन बोल देते हैं ना. जैसे स्वेलिंग हो रखी है, वहाँ पे प्रेस करने पे आपको फील हो रहा है कि फ्लूइड है उधर और वो दब रही है चीज़, है ना. जैसे हमने कैनला इंसर्ट किया, वो वेन के अंदर गया नहीं, उससे बाहर आ गया, आपने फिर उसमें फ्लश करके देखा तो एक जगह पे वो फूल रहा है ना, तो
यही चीज़ है वो। अगर कैनला अंदर ही अंदर वो अपनी प्लेस से हट जाता है, वेन से बाहर हो जाता है, तो जब फ्लूइड जाएगा तो वो इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर। इसके अलावा फ्लेबाइटिस क्या होता है वो बताई दिया, इन्फ्लेमेशन है वेन का, जो किससे हो सकता है, मैकेनिकल या केमिकल मेडिकेशन, ट्रोमा और फ्रॉम अ लोकल इन्फेक्शन, इन किसी भी चीज़ से हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कब बन जाता है, जब उसी फ्लेबाइटिस के अंदर क्लॉट का डेवलपमेंट हो जाए, वो हो गया थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बस बन गया वहाँ पर। ये क्वेश्चन भी हुआ, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन प्रिपेयर कर रही है मेडिकेशन कार्ट में। एज द नर्स गोज टू इंसर्ट द स्पाइक एंड ऑफ द आईवी ट्यूबिंग, यानी कि आईवी जो ट्यूबिंग है उसको जैसे ही आईवी बैग के अंदर डाला, ट्यूबिंग नीचे गिर जाती है, एंड द स्पाइक एंड हिट्स द टॉप ऑफ द मेडिकेशन। स्पाइक क्या चीज़ है यहाँ पर, इस तरीके से जो बना हुआ था, यहाँ पे चेम्बर हो गया आपका, और यहाँ पर पूरी आईवी की ट्यूबिंग है, आईवी सेट जो जिसको बोल देते हैं हम, वो पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। और आगे की तरफ से यहाँ पर क्या है, जो पेशेंट के आईवी कैनला के अंदर जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, फ्लूइड को डिलीवर करता है इस तरीके से, है ना। तो इसको अब बैग के अंदर डालते हैं ना, आईवी बैग के अंदर या एनएस की बोतल के अंदर इसको कनेक्ट कर रहे हैं आप। तो ये जो स्पाइकर एंड है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले स्पाइकर की बात हो रही है। वो क्या कर रही थी, मेडिसिन प्रिपेयर कर रही थी, ये नीचे गिर गया सीधा आईवी ट्यूबिंग। तो क्या करना है, क्या एक्शन रहेगा, ऑब्टेन अ न्यू आईवी बैग, ऑब्टेन न्यू आईवी ट्यूबिंग, वाइप द स्पाइक एंड ऑफ द ट्यूबिंग विद पोविडोन आयोडीन, बीटाडीन से उसको वॉश कर सही कर देंगे, या फिर स्क्रब द स्पाइक एंड ऑफ द ट्यूबिंग विद एल्कोहल स्वैब, या फिर एल्कोहल स्वैब से उसको साफ करके फिर से यूज़ कर लेंगे। तो इसमें से क्या करना है, कुछ भी नहीं है, तो बेसिक्स है, काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, सीधा सीधा आपको पता है, जैसे स्टेराइल नहीं रहा उसको यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाता है, तो उसको यूज़ ही नहीं करना, उसको डिस्कार्ड करेंगे। ऑब्टेन अ न्यू ट्यूबिंग, आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। नए आईवी बैग लेने से कुछ रिलेशन नहीं है, और पोविडोन आयोडीन और एल्कोहल स्वैब से भी साफ़ करने से वो साफ़ नहीं होने वाला। इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑब्टेन अ न्यू आईवी ट्यूबिंग। The nurse should obtain new IV tubing because contamination has occurred and could cause systemic infection to the client. Contaminate हो गया, अब हटाना है, नया IV बैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो गंदा हुआ ही नहीं, because bag was not contaminated. Wiping with povidone iodine or alcohol is insufficient and is contraindicated because the spike will be inserted into the IV bag. तो IV बैग में जब वो स्पाइक जाएगा तब भी वो मेडिसिन को भी ख़राब कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर आपने बीटाडिन और अल्कोहल ये सब डाल दिया, आपको नहीं पता कि वो मेडिसिन से क्या रिएक्ट करता है। इफ़ एन आइटम इज कंटेमिनेटेड, डिस्कार्ड इट एंड ऑब्टेन अ न्यू स्टेराइल आइटम। सीधी सीधी बात है, स्टेरिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। द नर्स हैज़ अ प्रिस्क्रिप्शन टू हैंग अ 1 लीटर IV बैग ऑफ 5% डेक्सट्रोस इन वाटर, 5% DW यहाँ पर यूज़ करने की बात हो रही है, विद 20 मिलीक्वलेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। उसके अंदर KCl चल रहा है 20 मिलीक्वलेंट, 10 ml उसमें KCl आपने डाला हुआ है। नर्स ऑल्सो नीड टू हैंग एन IV इन्फ्यूजन ऑफ पाइपरसिलिन टेजोबैक्टम, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, पिप्टाज पाइपरसिलिन टेजोबैक्टम। द क्लाइंट हैज़ 1 IV साइट, उसके पास एक IV लाइन है। द नर्स शुड प्लान टू टेक विच एक्शन फर्स्ट, उनको सबसे पहले क्या एक्शन यहाँ पर लेना होगा। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। दूसरे IV लाइन स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, एक क्लाइंट को पहले ना D5 चल रहा है और उसको अब पिप्टाज और देना है। D5 के अंदर क्या है, KCl डला हुआ है, और उसी में अब उसको पिप्टाज देना है। तो वो क्या करेगी, एक ही IV साइट है, एक ही कैनला साइट है, एक नया IV साइट लगाओ। चेक कंपैटिबिलिटी ऑफ द मेडिकेशन एंड IV फ्लूइड्स, ये जो दो मेडिसिन है पिप्टाज और D5 विद KCl, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि आपस में ये जब एक ही IV सेट से जाएंगी, एक ही IV कैनला से जाएंगी, तो आपस में रिएक्शन ना करें। तीसरा है मिक्स द प्री पैकेज पेपरसिलिन टेक्सोबैक्टम पर एजेंसी पॉलिसी, यानी कि जैसा कि आपके हॉस्पिटल में पॉलिसी है उसके हिसाब से पिप्टाज का सोल्यूशन तैयार करेंगे। या फिर चौथा, प्राइम द ट्यूबिंग विद द IV सोल्यूशन एंड बैग प्राइम द मेडिकेशन। इसका आपको आंसर देना है, समझ गए। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो आपने IV ट्यूबिंग है उसके अंदर पहले तो अपना ये D5 वाला सोल्यूशन उसमें से ले जाओ और उसके बाद में मेडिकेशन उसके बाद में कर दो। इसका आंसर आपको करना है। सिंपल सी बात है, एक ही IV साइट है तो हम पहले ये करेंगे कि अलग से IV साइट अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं डालनी होती है। अगर एक में से ही जा सकता है तो बहुत ईजिली उसी IV साइट को हमें यूज़ करना होता है जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना आ जाए। तो उसी साइट में से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उससे हमें कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, किसकी, मेडिसिन की।
मेडिकेशन की कंपैटिबिलिटी चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो दोनों दी जा सकती है तो ये सेम आईवी साइड से दी जाएंगी, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, नई आईवी साइड लगाएंगे, सेकेंड आईवी साइड लगाएंगे। हालांकि तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे उनका यूज़ नहीं है। पाइपरसिलिन टेजोबैक्टम को हमें हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही उसको डाइल्यूट करना है या फिर उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। और ये वाला भी सही है, प्राइम द आईवी सोल्यूशन एंड देन बैक प्राइम द मेडिसिन। अगर वो कंपेटेबिलिटी ठीक निकलती है तो हम इसको यूज़ करेंगे। जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो देख लेते हैं। व्हेन हैंगिंग एन आईवी एंटीबायोटिक द नर्स शुड फर्स्ट चेक कंपेटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन एंड द आईवी फ्लूइड करंटली प्रिस्क्राइब्ड। कंपैटिबिलिटी सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है। अगर फ्लूइड और मेडिसिन इनकम्पैटिबल हैं तो उनको एक ही लाइन में देना ज़रूरी नहीं होगा, सही नहीं होगा। और दूसरा जो आईवी साइट है, सेकेंड आईवी साइट को स्टार्ट करना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस ले जाएगा। अगला देखते हैं, इफ़ दे आर कंपैटिबल द नर्स शुड हैंग देम टुगेदर सो एज टू अवॉइड हैविंग टू स्टार्ट अनदर आईवी साइट। आफ्टर दिस, अब एक में ही हैंग कर दिए 2 बोतलें, द नर्स शुड प्रिपेयर द प्री पैक्ड पाइपरसिलिन टेजोबैक्टम पर एजेंसी पॉलिसी। उसको मेडिसिन को जो है प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर उसके जो वाइल है या जो उसका कांच की शीशी है उससे। देन प्राइम द ट्यूबिंग विद आईवी सोल्यूशन। प्राइम का मतलब क्या होता है, उसमें पहले उस सोल्यूशन को ले जाना। एंड देन पैक प्राइम द मेडिकेशन। बैक प्राइमिंग से क्या होगा, प्रिवेंट्स एनी मेडिफिकेशन फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ड्यूरिंग द प्राइमिंग प्रोसेस। प्राइमिंग प्रोसेस सिंपल सी होती है कि जो आपने नया नया अभी आईवी सेट निकाला उसके अंदर तो एयर भरी हुई है ना, तो पहले आप उसमें से एयर को बाहर करेंगे। अब आप मान लो कि सीधा आप क्या करते, सीधा आप उसको क्या बोलते हैं, आईवी सेट के अंदर मेडिसिन कनेक्ट करते। मान लो आपने पिप्टाज को लिया, ये जो एंटीबायोटिक थी इसको लिया, आपने 100 ml NS में इसको डाल दिया। उसके बाद में नया एक आईवी सेट आपने खोला और उस आईवी सेट को सीधा एंटीबायोटिक वाले उस 100 ml NS में डाला। तो आप पहले एयर निकालेंगे ना, तो एयर के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी बाहर जाएगी। जब आप उसकी सारी एयर, सारे बबल्स निकालेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि एयर निकालने के लिए आप सोल्यूशन का यूज़ कर लो जो पहले से चल रहा है। वो लॉस्ट होगा तो 10-50 ml से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 लीटर का चल रहा है वो। और यहाँ पर जब आप एंटीबायोटिक बनाएंगे तो वो 100-200 ml ऐसे के किसी फ्लूइड से या सोल्यूशन से बनाएंगे, तो वो ख़राब ना हो, मेडिसिन वेस्ट ना हो। तो इसलिए आप पहले बैक प्राइमिंग वाली प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, आईवी से रिलेटेड, पिक लाइन से रिलेटेड, इसके अलावा फ्लेबाइटिस वगैरह का हमने बात डिस्कस करी यहाँ पे। और बीच के अंदर हमने पिक लाइन से डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट, तो उसका क्या केयर वगैरह जाएगी, फ्लूइड कैसा देना है आईवी थेरेपी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो आपके सजेशंस हैं या और किस टॉपिक पर वीडियो ला सकते हैं वो भी मुझे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बन रही है हमारे चैनल नर्सिंग रेफर के साथ। धन्यवाद।